नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग चोल स्थानीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि चोल स्थानीय प्रशासन किस तरीके का था। हम ये जानते हैं कि 850 ईस्वी से लेकर के 1250 ईस्वी तक चोल राज्य चोल राज्य ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार करा था और उसका जो स्वामिपत्य है क्षेत्रों पर वो केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन यहाँ के जो राजा हैं, चाहे वो राजेंद्र चोल हो, श्री राजराज चोल हो, इन सब राजाओं ने दक्षिण भारत के बियॉन्ड भी, जैसे मालदीव है, इन सब क्षेत्रों पर अधिकार किया था। साथ ही साथ इनका प्रभाव कलिंग, तुंगभद्रा, दोआब पर भी रहा। इन लोगों के पास में एक बड़ी नौसैनिक शक्ति थी और इसी के कारण इन लोगों ने, इन यहाँ के जो राजा हैं, इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना प्रभाव कायम किया और लगभग 12वीं सदी तक उन्होंने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया दक्षिण भारत में, बल्कि उन्होंने कला और साहित्य को भी प्रमोट किया। और इसी कारण से कुछ इतिहासकार चोल काल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रशासन है वो किस तरीके का, एक जनरल प्रशासन जो है वो किस तरीके का था। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं, वो चोल प्रशासन को आज भी आधुनिक जो प्रशासन है उससे कंपेयर करते हैं और ये मानते हैं कि जो चोल प्रशासन है बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट था। प्रशासन की सुविधा के लिए जो इतना बड़ा चोल साम्राज्य था उसको 6 प्रांतों में डिवाइड किया गया था और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। इन मंडलों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था जनरली वो वॉइस रॉय होता था और जनरली ये कुलीन वर्गों से और राजकुमार, राजघराने के राजकुमार ही होते थे जो कि प्रशासन का कार्य देखते थे। यद्यपि कई बार यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी और युद्ध में पराजित राजाओं को भी नियुक्त किया जाता था। इसी तरीके से मंडलम के जो शासक होते थे उनकी अपनी सेना होती थी और अपने ही न्यायालय होते थे। हालांकि ऐसा बाद में देखा गया कि जो पद हैं वो बाद कालांतर में आनुवांशिक हो गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रत्येक मंडलम में एक केंद्रीय अधिकारी का प्रतिनिधि रहता था जो कि जो भी शासक अपनी गतिविधियां कर रहा है, जो भी एक्शंस ही इज टेकिंग, उस पर वो एक पैनी दृष्टि रखता था। इन मंडलों को विभिन्न कोट्टम यानी और या वलनाडु में विभाजित किया जाता था। इनमें डिवीजन किया गया और जैसे ये आज की जो कमिश्नरेट्स होती हैं उस तरीके से ये थी। और प्रत्येक कोट्टम में और वलनाडु में कई जिले होते थे। ये जो जो वलनाडु हैं वो कई जिलों से मिलकर बनता था और इन वलनाडु में कई जिले होते थे और प्रत्येक कोट्टम में, और ये जो जिले होते थे इनको नाडु कहा जाता था। यानी कि सबसे पहले मंडलम, फिर वलनाडु और उसके बाद में नाडु। नाडु की अपनी एक सभा होती थी जिसे नाटार कहा जाता था। नाडु में जितने भी गांव और नगर होते थे वहां के प्रतिनिधि इसका हिस्सा होते थे। इस नाटार का प्रमुख कार्य भू राजस्व का प्रबंधन करना था और साथ ही साथ इसके पास में अधिकार था कि वो किसी को भी भू राजस्व में छूट दिला सकती थी। इसी तरीके से नाडु है वो अपने नाम से दान भी दे सकती थी, अक्षय निधियां प्राप्त कर सकती। अक्षय निधि का मतलब ये है कि वो संपत्ति प्राप्त करना जिस पर जैसे कि चीर काल तक बिना किसी टैक्स के लैंड प्राप्त करना। नाटार को भूमि का वर्गीकरण करने का अधिकार था। साथ ही साथ में वो राजस्व निर्धारित करने का भी कार्य करती थी। वो चाहे तो किसी को भू राजस्व छूट दिला सकती थी और कभी कभी वो मंदिरों का प्रबंध भी करती थी। कुलोतुंग जो कि चोल वंश का एक प्रमुख शासक है, उसके काल में हमें देखने को उसके काल के 10वें वर्ष में नाटार ने एक तिथमले मंदिर
जो कि प्रेजेंटली सलेम जिले में है, उसका प्रबंध देखने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति की थी। इसी तरीके से करिकाल कालीन लेख से भी हमें पता चलता है कि एक नाडू को एक वाण गप्पाड़ी के का जो नाडू है उसको योग वाणर के मंदिर का प्रबंधन सौंपा गया था। तो इस तरीके से नाडू न केवल भू राजस्व निर्धारित करती थी, दान करती थी, अक्षय निधि प्राप्त करती थी, भूमि का वर्गीकरण करती थी, राजस्व में छूट दिलाती थी, बल्कि वो मंदिरों का प्रबंधन का कार्य भी कभी कभार करती थी। कभी कभी कुछ स्थानों पर नाट्यकार को राजकीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर वो न्यायिक कार्य भी करती थी, और अन्य कार्य जो भी उन्हें समय समय पर दिए जाते थे उन सबका कार्य भी करती थी, ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके, भूमि भूमि प्रबंधन का कार्य भी आसानी से हो सके। और इसी कारण से विभिन्न नाडु मिलकर एक संगठन भी बनाते थे। कुलोत्तम के काल में कुलोत्तम तृतीय के समय में एक मंदिर के लेख में संपूर्ण नाडु के एक संगठन का उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से राजराज प्रथम के लेख में हमें 12 नाडुओं की महासभा की चर्चा मिलती है। और यह हमें ये भी एक हमें सूचना मिलती है कि नाडु अपने खर्चे के लिए नाडु विनियोग नामक कर भी लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत कई ग्राम होते थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था, और व्यापारिक नगरों को नगरम कहा जाता था, जिनकी अपनी व्यापारिक नगरों में नगरम नामक एक सभा होती थी, और इनको राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त होती थी। जो व्यापारियों की बड़ी बड़ी श्रेणियां होती थी उनको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती थी। इनके पास में अपनी सेना होती थी और जिससे वो अपनी सुरक्षा करते थे। और कई बड़े नगरों में तनियूर भी गठित किए जाते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी, जो कि ग्रामों में अवस्थित होती थी। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे हम बार बार कह रहे हैं, कि वो है स्थानीय प्रशासन। और ग्राम स्वशासन की ये एक तरीके से पूर्ण इकाई है, क्योंकि ग्राम सभा के पास में संपूर्ण शक्तियां होती थी, जिसके द्वारा वो अपना स्वतः प्रेरित होकर अपना प्रशासनिक कार्य कर सकती है। ग्राम ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं मिलकर करते थे। ग्रामों की जो स्थिति है वो भी पट्टों के अनुसार विभिन्न प्रकार की थी। गांव भी 3 तरीके के होते थे। ऐसे ग्राम सबसे ज्यादा तो जिनमें अंतरजातीय आबादी होती थी और भू राजस्व उनके निर्धारित होते थे। ऐसे बहुत से गांव जिन्हें ब्रह्मदेय कहा जाता था, ये बिल्कुल ब्राह्मणों का गांव होता था, जो कि ब्राह्मणों को दिया गया है। ब्राह्मणों से संबंधित अग्रहार होता था, जो कि अनुदान, एक तरीके का अनुदान होता था, और इसमें भी ब्राह्मण रहते थे, और इन्हें भूमि भूमि जो है वो अनुदान में दी गई थी। ये भी एक तरीके से कर मुक्त होते थे, लेकिन ब्राह्मण चाहे तो वो निःशुल्क शिक्षा दे सकते थे। चोल शासकों के अभिलेखों से हमें स्थानीय स्वशासन पर एक बड़ा प्रकाश पड़ता है। इनमें सबसे जो प्रमुख अभिलेख है वो है पंचोल सम्राट परांतक प्रथम का 12वां और 14वें वर्ष में जारी किया गया उत्तर मेरूर अभिलेख। और इससे हमें चोलकालीन शासन व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था का बहुत ही डिटेल में विवरण मिलता है। स्थानीय स्वशासन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा व सभा के सदस्य वयस्क होते थे। यहाँ पर उर में सभी सामान्य लोग जो भी हैं वो इसमें शामिल होते थे, और इनका प्रमुख कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करना, तालाब बनवाना, बगीचे बनवाना, भूमि का अधिकरण करना, जो भी लोक कल्याण के कार्य होते थे उनके लिए वो कार्य करती थी। और इस उर में सभी साधारण लोग शामिल होते थे। जो ग्राम सभा होती थी, इसका जो काम होता था वो बेसिकली सारे ब्राह्मणों की बस्ती होती थी। इसमें ब्राह्मण ही होते थे। एक तरीके से ब्राह्मणों का एक समूह होता था। उनकी एक संस्था होती थी। इसके जो सदस्य होते थे, जो मेंबर्स होते थे, उनको पेरू मक्कल कहा जाता था। ये जो डिटेल्स है हमको
अभिलेख से मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती हैं। इस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो ग्राम है उसको 30 भागों में डिवाइड कर दिया जाता था और निश्चित योग्यता रखने वाले जो लोग हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। जैसे उनकी योग्यताएं बहुत सारी थी, जैसे कि वो उस ग्राम का निवासी होना चाहिए, उसकी जो आयु है वो 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उसके पास में कम से कम 1.5 एकड़ से अधिक भूमि होनी चाहिए, उसकी खुद की जमीन पर उसका घर घर होना चाहिए, उसे वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए और कुछ ऐसी शर्तें भी थी जिसके आधार पर व्यक्ति को सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता था। जैसे वो पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसका इलेक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जिसने सदस्य रहते हुए अपनी आय व्यय का लेखा जोखा विभाग को नहीं दिया है, उसका भी इलेक्शन नहीं हो सकता था। और इसके अलावा वो व्यक्ति जो कि बहुत सारे अपराधों में शामिल हो, भयंकर अपराधों में शामिल हो और उसे अपराधी घोषित कर दिया गया हो, वो भी इनके मेंबर नहीं रहते थे। इसी तरीके से ये जो जो योग्यता, जो पर्टिकुलर योग्यता रखने वाले जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना, 30 से 75 वर्ष के बीच आयु होना, भूमि पर मकान होना, 1.5 एकड़ भूमि होना, ये सब जो योग्यताएं हैं, जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा करते थे उन लोगों के नाम लिखकर एक पर्ची पर नाम लिख दिए जाते थे और एक बालक के माध्यम से पर्चियों को निकलवाया जाता था और जिन व्यक्ति का नाम उसमें से निकलता था उसको नियुक्त कर दिया जाता था। इन सदस्यों का कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता था। इन सदस्यों में से 12 स्थायी समिति के लिए सिलेक्ट होते थे, 12 उपवन समिति के लिए सिलेक्ट होते थे और 7 तालाब समिति के लिए चुने जाते थे। इन विभिन्न समितियों को वारियम कहा जाता था और ये जो समिति है वो ग्राम सभा के कार्यों का संचालन करती थी। ग्राम सभा के कार्यों के लिए बहुत सारी समितियां होती थी, जैसे एक पुरुगरी समिति है, इसके सदस्य को पेरूमक्कल कहा जाता है, सदस्यों की और समिति के जो सदस्य को वारिय पेरूमक्कल कहा जाता है। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता है। तो ये जो इन लोगों की जो विभिन्न विभिन्न स्थायी समितियां हैं, इनके अलग अलग काम हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करें, उनके नियत काम है और हर साल पर्टिकुलरली ये लोग अपने रिटायर हो जाएंगे अगले, ये सब चीजें जो थी वो बिल्कुल निर्धारित थी और उसके अनुसार ही काम होता था। जैसे और क्योंकि चोल साम्राज्य वो अपने व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, यहाँ पे व्यापारियों ने भी अपने अपने संगठन बना रखे थे, उन्होंने उनकी अपनी श्रेणियां थी, उनमें से कुछ तो इतनी बड़ी थी कि उनका जो फैलाव है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी था। जैसे मणिग्राम है, वंजिलियर है, वलंजियर है, ये नाना देशी है, ये जो 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 संगठन थे ये बड़े बड़े श्रेणी थे और इनका अपना अपना एक सिस्टम होता था जिसके अनुसार वो अपना प्रशासन करते थे। तो चोल काल में एक तरीके से लघु गणतंत्र था। इसके पास में बहुत सारे अधिकार थे, चाहे तो वो भूमि पर कर लगा सकता है, वो वसूली कर सकता है कर की, बेगारी कर सकता है और इनकी भी अपनी लाइबिलिटी होती थी कि इनको साल में एक बार कम से कम केंद्र सरकार को टैक्स पे करना होता था। महासभा जो है अपनी आय व्यय का ब्यौरा जो है वो केंद्र के अधिकारी को देती थी और कई बार केंद्र जो इनकी जो 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 प्रशासन है उसमें यद्यपि बहुत इंटरफेरेंस नहीं करती थी, लेकिन कई बार असामान्य परिस्थितियों में इंटरफेरेंस कर देती थी। तो एक तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष होके एक बिल्कुल बिना किसी केंद्र के दबाव के ये लोग कार्य करते थे और ये जो ग्राम सभा है ये टैक्स कलेक्ट करके सरकारी खजाने में जमा करती थी, तालाबों को सिंचाई संसाधनों का प्रबंधन करती थी, मंदिरों की देखभाल करती, सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करती थी, छोटे छोटे न्यायिक कार्य भी करती थी, सड़कें बनवाना है, औषधालय खोलना है, इस तरीके के बहुत सारे काम ये ग्राम सभा करती थी। और व्यापारियों के हितों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो मणिग्रामम है, वलंजियार है, नानदेशी है, ये अपने ये जो व्यापारी होते थे उनके हितों का ये ध्यान रखती थी। तो इस तरीके से
जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित था, क्योंकि अ, व्यक्ति का सिलेक्शन किसी कह सकते हैं कि आप किसी व्यक्ति का सिलेक्शन जो बिल्कुल निष्पक्षता से होता था। कोई बालक उसका सिलेक्शन करता था पर्ची उठा करके, और जो सदस्य होते, समितियों के सदस्य होते थे, वो रेगुलर एक निश्चित समय पर रिटायर होते रहते थे। तो निष्पक्षता का बहुत ध्यान रखा जाता था, साथ-साथ में स्वशासन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। केंद्र सरकार तब तक इंटरफेरेंस नहीं करती थी ग्राम के प्रशासन में, जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो गया हो या ऐसी कोई असामान्य परिस्थिति विकसित ना हो गई हो, तब तक वो प्रशासन में इंटरफेरेंस नहीं करते थे। उनके टाइम में एक विकसित ग्रामीण स्वशासन की स्थापना हुई थी। आज के लिए इतना ही।